गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको सारे नोट्स, वीडियोस, बुक्स वगैरह मिल गई होंगी। बेसिकली थोड़ा सा मेरे बारे में बताता हूँ। मेरा नाम पुनीत है। एमबीए का क्लासेस लेता हूँ। 2006 से पढ़ा रहा हूँ। 20 इयर्स का मेरे को एक्सपीरियंस है। वीजू, पूर्णिमा, जेईसीआरसी, आर्या, आईएलएम, आईआरएम, आईपीएस बिजनेस स्कूल, सब में मैं जा रहा हूँ और एज अ गेस्ट फैकल्टी पढ़ा रहा हूँ। और इवनिंग में मेरा क्लासेस चलता है, ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड, तीनों मोड पे क्लासेस चलता है। उसके अलावा एक टॉप कॉलेज है एमबीए का, आईएम अहमदाबाद, वहां मैं बच्चों को हर साल लेके जाता हूँ। मुंबई में एआई यूनिवर्सल, यहाँ पे गेस्ट पढ़ा रहा हूँ मैं। जेईसीआरसी में पढ़ा रहा हूँ, आर्या कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। इन कॉलेजेस में मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिए, राइटर भी हूँ। 2008 से मैंने बुक्स वगैरह लिखना स्टार्ट कर दिया था। यूट्यूब पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर सब कुछ मिल जाएंगे। बस एक छोटा सा इंपॉर्टेंट डिस्कशन आप लोगों से करना था। एमबीए आप कहीं से भी करें, थोड़ा सा मेरे से आप डिस्कस करके अगर आप एमबीए ज्वाइन करते हैं तो आप थोड़ा सेफर मोड में रहेंगे। उसका रीजन बताता हूँ क्यों। क्योंकि मेरे को जो एक्सपीरियंस है ना 20 इयर्स का, एमबीए में प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, कॉलेजेस कैसे पढ़ाते हैं, क्या उनका प्लेसमेंट स्ट्रक्चर है, क्या इंटरनल एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन है, मेन चीज अंदर क्या चल रहा है उनके। क्योंकि मैं तो रेगुलर कॉलेजेस में जा रहा हूँ तो मेरे को पता है कौन से कॉलेज में क्या चल रहा है। तो आप मेरे से थोड़ा सा एडवाइस लेके अगर आप एडमिशन लेते हैं तो थोड़ा सा सेफर जोन में रहेंगे। बाकी आपके डिस्टेंस के ऑनलाइन के एडमिशन, मणिपाल हो गया, एमएटी हो गया, ज्ञान विहार हो गया, तो यहाँ भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप अगर एडमिशन लेते हैं तो प्लीज मेरे से कंसल्ट करना। हो सकता है कि मैं आपको एक बेस्ट कॉलेज बता पाऊं और एक सेफर जोन में लेके जा पाऊं। क्योंकि एडमिशन लेने के बाद बच्चों को लगता है कि यार गलत जगह चले गए। ओके, बेस्ट ऑफ लक। मेरा नंबर आपके पास है। साथ के साथ अगर आपको कोई और क्वेरी चाहिए तो मेरे को व्हाट्सअप करें या कॉल कर सकते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक। स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हम सब ने कॉर्पोरेट दुनिया में सुना तो है, मानव संसाधन विकास यानी एचआरडी। अक्सर जब हम एचआरडी के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में बस ट्रेनिंग सेशन या कुछ वर्कशॉप की तस्वीर आती है। हाँ हाँ बिल्कुल। लेकिन क्या ये बस इतना ही है, या फिर ये किसी भी सफल कंपनी का वो गुप्त इंजन है जो पर्दे के पीछे से सब कुछ चलाता है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने निकले हैं। हमारे हाथ मानव संसाधन विकास के रणनीतिक लक्ष्य नाम का एक लेख लगा है, जिसमें 10 बड़े लक्ष्यों का जिक्र है। हम इन लक्ष्यों को एक नक्शे की तरह इस्तेमाल करके ये समझने की कोशिश करेंगे कि एचआरडी असल में एक जरूरी खर्चा है या फिर विकास का सबसे शक्तिशाली जरिया। ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है क्योंकि ये एचआरडी की जो पारंपरिक समझ है उसको चुनौती देता है। ये लेख एचआरडी को सिर्फ कर्मचारियों को कुछ सिखाने की प्रक्रिया नहीं मानता, बल्कि इसे एक ऐसी रणनीतिक साझेदारी के तौर पर देखता है जिसका सीधा असर कंपनी के मुनाफे पर, उसकी संस्कृति पर और उसके भविष्य पर पड़ता है। ये एक ऐसा निवेश है जिसका रिटर्न आपको हर स्तर पर दिखाई देता है। तो चलिए इसी निवेश की परतें खोलते हैं। सबसे पहले कहां से शुरू करें? उन बुनियादी लक्ष्यों से शुरू करते हैं जो किसी भी संगठन की नींव होते हैं। लेख का पहला और सीधा लक्ष्य है कर्मचारी की क्षमताओं का विकास करना, मतलब लोगों को उनके काम में बेहतर बनाना। ये तो काफी सीधा साधा लगता है ना? हाँ, सतह पर यह सीधा लगता है, लेकिन इसकी गहराई काफी ज्यादा है। देखिए, लेख में 3 तरह के कौशलों की बात कही गई है। पहला है तकनीकी कौशल। मान लीजिए एक अकाउंटेंट को नया टैक्स सॉफ्टवेयर सिखाना। ठीक है। दूसरा है प्रबंधकीय कौशल। किसी नए टीम लीडर को ये सिखाना कि टीम से काम कैसे करवाया जाए, उन्हें प्रेरित कैसे किया जाए। और तीसरा, जो शायद सबसे मुश्किल है, वो है व्यवहारिक कौशल। व्यवहारिक कौशल जैसे कम्युनिकेशन, टीम वर्क और तनाव में शांत रहकर फैसला लेना। अच्छा, पर यहीं पर मेरे मन में एक सवाल आता है। पूछिए। मान लीजिए एक कंपनी अपने कर्मचारी पर बहुत निवेश करती है, उसे बेहतरीन डिजिटल मार्केटिंग सिखाती है। ठीक है। अब वो कर्मचारी एक स्टार परफॉर्मर बन गया है, तो क्या ये खतरा नहीं है कि वो बेहतर सैलरी के लिए फौरन किसी दूसरी कंपनी में चला जाएगा? मतलब एक तरह से कंपनी ने अपने पैसों से अपने प्रतियोगी के लिए एक कर्मचारी तैयार कर दिया। ये क्लासिक दुविधा है और हर मैनेजर इस बारे में सोचता है। लेकिन लेख का दृष्टिकोण थोड़ा अलग है। वो ये कहता है कि इसका दूसरा पहलू सोचिए। दूसरा पहलू? हाँ, अगर आप कर्मचारियों को ट्रेनिंग नहीं देते तो आपके पास ऐसे लोग होंगे जो अकुशल हैं, प्रेरित नहीं हैं और वो आपकी कंपनी में बने रहते हैं। अब बताइए, ज्यादा खतरनाक क्या है? एक प्रशिक्षित कर्मचारी का कंपनी छोड़ देना या एक अप्रशिक्षित कर्मचारी का कंपनी में टिके रहना? ये तो सोचने वाली बात है। असल में इसका जवाब एचआरडी के बाकी लक्ष्यों में छिपा है। कौशल विकास अकेला काम नहीं करता। अच्छा, तो ये पहेली का सिर्फ एक टुकड़ा है। बिल्कुल। तो फिर ये दूसरे टुकड़े से कैसे जुड़ता है? लेख का दूसरा लक्ष्य है संगठनात्मक प्रदर्शन में सुधार करना।
एकदम। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब कर्मचारी बेहतर सॉफ्टवेयर चलाना सीखता है तो काम जल्दी और बिना गलतियों के होता है। सही बात है। जब एक सेल्स टीम को बेहतर संवाद का प्रशिक्षण मिलता है तो वो ग्राहकों की जरूरतों को बेहतर ढंग से समझ पाती है, जिससे बिक्री बढ़ती है। सोचिए, एक ग्राहक सेवा कर्मचारी जिसे मुश्किल ग्राहकों को संभालने की ट्रेनिंग दी गई है, वो एक नाराज ग्राहक को एक वफादार ग्राहक में बदल सकता है। वाह। ये सिर्फ गलतियां कम करना नहीं है, ये सीधे सीधे कंपनी की प्रतिष्ठा और उसकी कमाई को बढ़ाना है। हर एक कर्मचारी की बेहतर क्षमता पूरी कंपनी की गाड़ी को तेज दौड़ाती है। समझ गया। तो ये एक मजबूत नींव बनाने जैसा है। पहले ईंटों को यानी कर्मचारियों को मजबूत करें और फिर पूरी इमारत यानी संगठन। हाँ, यानी संगठन अपने आप मजबूत हो जाएगा। ये तो हुई आज की बात, वर्तमान को सुधारने की। लेकिन आज की दुनिया में जो कंपनियां भविष्य के बारे में नहीं सोचती वो बहुत पीछे रह जाती हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। और यहीं से एचआरडी का काम और भी ज्यादा रणनीतिक हो जाता है। लेख का अगला लक्ष्य इसी से जुड़ा है, कर्मचारियों को भविष्य की भूमिकाओं के लिए तैयार करना। इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसे एक क्रिकेट टीम के उदाहरण से समझिए। एक कप्तान रिटायर होने वाला है। ठीक है। अब टीम मैनेजमेंट के पास दो रास्ते हैं। या तो वे घबराकर किसी दूसरी टीम से एक बड़ा स्टार खिलाड़ी खरीदने की कोशिश करें, या फिर उन्होंने सालों से अपने उप कप्तान को तैयार किया हो। अच्छा। उसे नेतृत्व के गुर सिखाए हों ताकि वो आसानी से कप्तानी संभाल सके। कॉर्पोरेट दुनिया में इसी दूसरे तरीके को उत्तराधिकार योजना या सक्सेशन प्लानिंग कहते हैं। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि कंपनी के अंदर से ही लीडर तैयार हों। लेकिन क्या इससे एक तरह का ठहराव नहीं आ जाता? कैसे? मतलब वही पुराने लोग, वही पुरानी सोच। क्या कंपनी को आगे बढ़ने के लिए बाहर से नई सोच और नए खून की जरूरत नहीं होती? आपका सवाल बहुत जायज है, और लेख ये नहीं कहता कि बाहर से भर्ती पूरी तरह बंद कर देनी चाहिए। बात है बाहरी भर्ती पर निर्भरता कम करने की। अच्छा, निर्भरता। हाँ, जब आप अंदर से किसी को प्रमोट करते हैं तो वो व्यक्ति कंपनी की संस्कृति, उसके काम करने के तरीके और उसके लोगों को पहले से समझता है। बिल्कुल, उसे शून्य से शुरू नहीं करना पड़ता। इससे एक स्थिरता बनी रहती है। हाँ, नई सोच के लिए बाहर से भी लोगों को लाना जरूरी है, लेकिन ये एक संतुलन बनाने वाली बात है। एचआरडी का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि जब भी कोई महत्वपूर्ण पद खाली हो तो कंपनी के पास विकल्प मौजूद हो, चाहे वो अंदर से हो या बाहर से। और भविष्य की बात सिर्फ लीडरशिप तक ही तो सीमित नहीं है। आज तकनीक और बाजार सब कितनी तेजी से बदल रहे हैं। एक और लक्ष्य जिसका जिक्र है वो है बदलाव के प्रति अनुकूलन क्षमता में सुधार। हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। बदलाव अक्सर लोगों को डराता है। सोचिए, एक कंपनी सालों से एक ही सॉफ्टवेयर पे काम कर रही है और अचानक एक बिल्कुल नया आधुनिक सिस्टम ले आती है। ज्यादातर कर्मचारियों की पहली प्रतिक्रिया डर और झिझक की होगी। उन्हें लगेगा कि अब हमें ये सब नया सीखना पड़ेगा, पता नहीं कर पाएंगे या नहीं। सही बात है, उत्पादकता तो एकदम से गिर जाएगी। बिल्कुल, यहीं एचआरडी की भूमिका आती है। वो सिर्फ ट्रेनिंग नहीं देती, बल्कि कर्मचारियों के डर को भी संभालती है। वो उन्हें समझाती है कि ये बदलाव क्यों जरूरी है, इससे उनका काम कैसे आसान होगा, और उन्हें इस नई प्रणाली को सीखने में हर तरह की मदद दी जाएगी। एचआरडी बदलाव को एक खतरे की तरह नहीं, बल्कि एक अवसर की तरह पेश करता है। लेकिन बात सिर्फ कंपनी द्वारा लाए गए बदलावों को अपनाने की नहीं है। तो फिर और क्या है? देखिए, सबसे बेहतरीन कंपनियां वो होती हैं जो सिर्फ बदलाव को अपनाती नहीं, बल्कि खुद बदलाव लाती हैं। अच्छा। और ये हमें अगले लक्ष्य पर ले जाता है, नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देना। एचआरडी का काम एक ऐसा माहौल बनाना है जहां कर्मचारी सवाल पूछने से डरे नहीं, जहां नए विचारों का मजाक न उड़ाया जाए। तो ये सिर्फ ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन करने के बारे में नहीं है? उससे कहीं ज्यादा है। ये एक फेल होने के लिए सुरक्षित माहौल बनाने के बारे में है। जब कर्मचारियों को पता होता है कि अगर उनका कोई नया आइडिया काम नहीं किया तो उन्हें सजा नहीं मिलेगी, तभी वे जोखिम लेने की हिम्मत करते हैं। लेख में क्रॉस फंक्शनल ट्रेनिंग का जिक्र है, जहां सेल्स वाले को मार्केटिंग का काम सिखाया जाता है और इंजीनियर को ग्राहक सेवा का। जब अलग अलग विभागों के लोग एक दूसरे का काम समझते हैं तो वे समस्याओं को नए नजरिए से देखते हैं और वहीं से
वहीं से असली इनोवेशन जन्म लेता है। ठीक है, तो हमने प्रदर्शन सुधार लिया, भविष्य की तैयारी भी कर ली, लेकिन ये सब करने वाले तो इंसान हैं, मशीनें नहीं। और यहीं पर आकर शायद चीजें सबसे ज्यादा जटिल और दिलचस्प हो जाती हैं। अब हम एचआरडी के मानवीय पहलू पर आते हैं। सही कहा। अब हम उन लक्ष्यों की बात करेंगे जो कंपनी की आत्मा का निर्माण करते हैं, और ये सभी एक दूसरे से बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। शुरुआत करते हैं कर्मचारियों की प्रेरणा और मनोबल को बढ़ाने से। लेकिन प्रेरणा एक बहुत ही व्यक्तिगत चीज है। कोई पैसों से प्रेरित होता है, कोई अच्छे काम से। एक कंपनी सबको एक साथ कैसे प्रेरित कर सकती है? क्या ये थोड़ा किताबी नहीं लगता? लगता है, लेकिन ये संभव है। लेख कहता है कि प्रेरणा सिर्फ सैलरी बढ़ाने से नहीं आती, ये आती है मान्यता से। जब किसी के अच्छे काम की सबके सामने सराहना की जाती है, ये आती है विकास के अवसरों से। हाँ, जब कर्मचारी को पता होता है कि उसके पास आगे बढ़ने का, प्रमोशन पाने का एक साफ रास्ता है। जब किसी को लगता है कि कंपनी सिर्फ उससे काम नहीं ले रही बल्कि उसके करियर की भी परवाह कर रही है, तो उसका आत्मविश्वास और नौकरी से संतुष्टि दोनों बढ़ते हैं। और एक संतुष्ट कर्मचारी कंपनी के लिए ज्यादा वफादार होता है। बिल्कुल। और ये सीधे अगले लक्ष्य से जुड़ता है, कर्मचारी जुड़ाव बढ़ाना। जुड़ाव और संतुष्टि में एक बारीक सा फर्क है। अच्छा। हाँ, संतुष्ट कर्मचारी शायद खुश है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो कंपनी के लक्ष्यों के लिए अतिरिक्त मेहनत करे, जबकि एक जुड़ा हुआ कर्मचारी वो भावनात्मक रूप से कंपनी से जुड़ा होता है। तो ये जुड़ाव ये कैसे पैदा किया जाता है? लेख के अनुसार इसका सबसे अच्छा तरीका है कर्मचारियों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल करना। उन्हें ये महसूस कराना कि उनकी आवाज सुनी जाती है। जैसे एक ऐसा फीडबैक सिस्टम बनाना जहां वे बिना डरे मैनेजमेंट को अपनी समस्याएं बता सकें, या सुझाव योजनाएं चलाना जहां वे सुधार के लिए अपने विचार दे सकें। जब किसी कर्मचारी के सुझाव पर अमल होता है तो उसे लगता है कि मैं सिर्फ एक कर्मचारी नहीं बल्कि इस कंपनी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हूं। और अगर कर्मचारी खुद को कंपनी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानने लगे तो जाहिर है कि वो नौकरी छोड़ने के बारे में कम सोचेगा, जो हमें अगले लक्ष्य पर लाता है, कर्मचारियों का कंपनी में टिके रहना सुनिश्चित करना, जिसे हम एम्प्लॉय रिटेंशन कहते हैं। हाँ, एम्प्लॉय रिटेंशन। एकदम, ये बहुत सीधा गणित है। एक अनुभवी कर्मचारी को खोना और उसकी जगह एक नए कर्मचारी को भर्ती करके उसे प्रशिक्षित करने में कंपनी का बहुत समय और पैसा बर्बाद होता है। सही बात है। अगर एचआरडी नीतियां कर्मचारियों को विकास के अवसर देती हैं, उन्हें जुड़ा हुआ महसूस कराती हैं, तो वो स्वाभाविक रूप से कंपनी में ज्यादा समय तक टिकते हैं। यह एचआरडी के सबसे ठोस और मापने योग्य परिणामों में से एक है। ये सब मिलकर एक बड़े लक्ष्य की ओर ले जाता है, जिसकी बात आजकल हर बड़ी कंपनी करती है, एक सकारात्मक कार्य संस्कृति विकसित करना। ये शब्द कल्चर या संस्कृति सुनने में बहुत बड़ा और अस्पष्ट लगता है। इसका जमीनी मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ऑफिस का माहौल कैसा है। क्या लोग एक दूसरे की मदद करते हैं या एक दूसरे की टांग खींचते हैं? क्या मैनेजमेंट और कर्मचारियों के बीच भरोसा है या डर का माहौल है? क्या लोग खुलकर बात कर सकते हैं? एचआरडी नीतियां इस माहौल को आकार देती हैं। टीम बिल्डिंग गतिविधियां सहयोग को बढ़ावा देती हैं। नैतिक व्यवहार पर ट्रेनिंग एक ईमानदार माहौल बनाती है। यह वो अदृश्य धागा है जो सबको एक साथ बांध कर रखता है। एक अच्छी संस्कृति में लोग सिर्फ काम करने नहीं आते, वे एक टीम का हिस्सा बनने आते हैं। और इस मानवीय पहलू का अंतिम और शायद सबसे गहरा लक्ष्य है संगठनात्मक प्रतिबद्धता का निर्माण करना। ये जुड़ाव या वफादारी से कैसे अलग है? प्रतिबद्धता इन सबसे कदम आगे है। यह कर्मचारी और संगठन के बीच एक भावनात्मक बंधन है। यह उस कर्मचारी के बीच का अंतर है जो सिर्फ अपनी तनख्वाह के लिए सुबह 9 से शाम 5 तक काम करता है, और उस कर्मचारी के बीच जो कंपनी की सफलता को अपनी सफलता मानता है, जो छुट्टी वाले दिन भी कंपनी के किसी बड़े प्रोजेक्ट के बारे में सोचता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे परवाह है। और ये गहरा बंधन ये कैसे बनता है? लेख 2 चीजों पर जोर देता है। पारदर्शी संचार, जहां मैनेजमेंट कर्मचारियों से अच्छी और बुरी दोनों तरह की खबरें खुलकर साझा करता है, और दूसरा निष्पक्ष मूल्यांकन प्रणाली, जहां हर किसी के प्रदर्शन को बिना किसी भेदभाव के केवल उनके काम के आधार पर परखा जाता है। जब कर्मचारियों को कंपनी पर भरोसा होता है, तभी वे उसके प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध हो पाते हैं। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? हमने 10 अलग अलग लक्ष्यों को देखा। जब हम इन सबको एक साथ रखते हैं
तो क्या तस्वीर उभरती है? तस्वीर ये उभरती है कि एचआरडी सिर्फ एक ट्रेनिंग डिपार्टमेंट नहीं है। ये एक रणनीतिक कार्य है जो एक तरफ तो कंपनी की नींव को यानी उसके कर्मचारियों के कौशल को मजबूत करता है, दूसरी तरफ उसे भविष्य की चुनौतियों और अवसरों के लिए तैयार करता है, और सबसे महत्वपूर्ण, यह कंपनी की सबसे कीमती संपत्ति उसके लोगों के दिल और दिमाग का पोषण करता है। तो हम अपने शुरुआती सवाल पर वापस आते हैं। क्या एचआरडी एक खर्चा है या एक इंजन? इस लेख के आधार पर यह निश्चित रूप से एक इंजन है, और इसकी सबसे आकर्षक बात यह है कि ये सभी लक्ष्य अलग अलग नहीं है, ये एक दूसरे को ताकत देते हैं। एक चक्र की तरह। हाँ, एक चक्र की तरह है। जब आप कर्मचारी की कौशल में सुधार करते हैं, लक्ष्य 1, तो कंपनी का प्रदर्शन बेहतर होता है। लक्ष्य 2, एक बेहतर प्रदर्शन करने वाला कर्मचारी भविष्य की भूमिकाओं के लिए तैयार होता है। लक्ष्य 3, जब उसे भविष्य के अवसर दिखते हैं तो उसकी प्रेरणा, लक्ष्य 6, और जुड़ाव, लक्ष्य 7 बढ़ता है। और ये सब मिलकर अंततः संगठन के प्रति उसकी प्रतिबद्धता, लक्ष्य 10 को जन्म देता है। मतलब आप किसी एक को चुनकर बाकी को नहीं छोड़ सकते? नहीं, ये एक पूरा पैकेज है। यह इस पूरी चर्चा का एक बेहतरीन सारांश है। तो जैसे ही हम इस बातचीत को समाप्त कर रहे हैं, यहां हमारे श्रोताओं के लिए सोचने वाली एक बात है। इस लेख ने हमें मानव संसाधन विकास के 10 शक्तिशाली लक्ष्य दिए हैं। कल्पना कीजिए कि एक कंपनी नए सिरे से शुरू हो रही है और उसके पास सीमित संसाधन है। अगर उस कंपनी का सीईओ इन 10 में से सिर्फ किसी एक लक्ष्य पर अपना सारा ध्यान और पैसा लगाने का फैसला करे, तो वो कौन सा एक लक्ष्य होना चाहिए जो एक मास्टर चाबी की तरह काम करे और बाकी सभी लक्ष्यों के दरवाजे अपने आप खोल दे? क्या वो कौशल विकास होगा, या एक सकारात्मक संस्कृति का निर्माण, या फिर कर्मचारियों को भविष्य के लिए तैयार करना? इस पर जरूर सोचिएगा।